हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेन एडू लाइव क्लासेस। और इस क्लास में हम लोग अपने ईएमआई चैप्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशनल ईएमएफ, a sort of EMF that is induced inside the conductor between any 2 points of the conductor if the conductor is moving in a magnetic field. Correct? So let us say we have a case here where there is a conducting body. So this is a conducting body and this is moving with certain velocity v vector. There is a uniform magnetic field b vector, and because of this motion there will be some induced electric field inside this current, inside this conductor. How can I say that? बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कोई भी कंडक्टर होता है तो each and every conductors has so many of free electrons जो अपने एटम से लूजली बाउंडेड है, छूटे हुए हैं. दे आर फ्री टू मूव इनसाइड दिस कंडक्टिंग बॉडी. तो अगर कुछ मोशन वगैरह नहीं हो रहा होता, लेट अस से इसी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में विदाउट एनी वेलोसिटी रखा होता, तो ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे होते, थोड़ा बहुत इधर उधर ऑसिलेट कर रहे होते. यही हो रहा होता बच्चों, है ना. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई होता तो वो अपनी जगह पे रहता. बट अगर मैं इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव कराने लग जाऊं, जब तक कोई मोशन कंडक्टर का नहीं था तब तक एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन वो जीरो. थोड़ा बहुत तो इधर उधर कोलाइड हो ही रहा था. आपने प्रोपेगेशन ऑफ करंट, जब करंट कैसे चलती है कंडक्टर में, वो चीज पार्ट पड़ी होगी. तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, या पूरे का नंबर लेके देखो, सबका एवरेज निकालो तो वो जीरो ही आता है, राइट. बट अगर मैं इस पूरे कंडक्टर को ही मूव करने लग जाऊं विद सर्टेन वेलोसिटी v वेक्टर, तब यहां पे दिखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी ऑन एन एवरेज v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगे, v वेक्टर की वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगे. और हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म के चैप्टर में कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स. एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है उस पे. उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. अब इस केस में चार्ज तो माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. वेलोसिटी अगर v वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अगर b वेक्टर हो गया, तो दिख रहा है कि इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अब इसी केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे जिस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है, जो डायग्राम है, ये सारी चीजें, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, v वेक्टर राइट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने इनटू द प्लेन ली हुई है, ठीक है. तो v क्रॉस b की डायरेक्शन बच्चों किधर आएगी? v क्रॉस b की डायरेक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ. v क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर की तरफ. बट यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ गया. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स अगर नीचे की तरफ लगने लग गया, तब इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आने लग जाएंगे. इधर साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने लग जाएंगे. और ऑब्वियसली चूंकि ये न्यूट्रल बॉडी थी, अगर नेगेटिव वाले चार्जेस इस साइड ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से इस साइड में, इधर साइड में कुछ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे. और जब भी कहीं पे किसी स्पेस में चार्जेस इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, तो इनके चार्जेस के सेपरेशन की वजह से वी विल गेट सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर कॉलिंग एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका इंडक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ द मोशन. फोर्स लगी और फोर्स की वजह से बच्चों क्या हो गया? इस पे चार्जेस इधर उधर सेपरेट हो गए, और चार्जेस के सेपरेट होने की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. और हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि जब भी कहीं पे किसी भी स्पेस में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वी ऑलवेज गेट पोटेंशियल डिफरेंस. इन दिस केस
हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। इसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मुझे दो पॉइंट्स लेने हैं और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो टेक्निकली वी कॉल दिस एज ईएमएफ अक्रॉस दोस पॉइंट्स। मीनिंग जो है वो बोलने का भले है, बट मीनिंग एक्चुअल में वही है जो आप समझते हो पोटेंशियल डिफरेंस से। ईएमएफ भी उसी तरह की चीज है, ठीक है। तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? देखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फोर्स भी है। तो अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सेटअप हो गई एक बार, तब जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगी एफ ई वेक्टर, दैट विल बी चार्ज ऑन द पार्टिकल माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस्ड वेक्टर, इतना फोर्स लगेगा। सो नाउ ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग two forces are being applied on the electrons. One is magnetic force, one is electric force or electrostatic force. If I want to determine the value of net force, F net vector, that will be equal to magnetic force vector plus electrostatic force vector. And until this net force becomes zero, the separation of charge will continue. ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते रहेंगे जब तक कि नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। वंस दिस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएंगी, तब इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स अब नेट में लग नहीं रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में जहां पे है वो वहीं पे है, चार्जेस का फर्दर सेपरेशन होना बंद हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक जगह पे अपनी अपनी जगह पे अलग अलग जो भी वैल्यूज की आ रही हो, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और ये कंडीशन बोलने और बताने में इट इज टेकिंग सो मच टाइम, बट इट विल नॉट टेक मच टाइम टू इस्टैब्लिश अ स्टैटिक कंडीशन इन दिस कंडक्टर। बिल्कुल ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जैसे ही मूव कराओगे सारे चार्जेस को जहां जितना जाना है अपने हिसाब से ऐसे ऐसी पोजीशन ले लेंगे कि आपका नेट फोर्स क्या हो जाए, तुरंत जीरो हो जाए, जिसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ना हो, सब अपनी अपनी जगह जाके बैठ गए। तो इस कंडीशन में एफ एम इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई इक्वल टू जीरो कर देना है। ये दोनों एक्सप्रेशन से एफ एम की वैल्यू को इक्वेशन 1 बोल दो, इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 बोल दो। 1 एंड 2 को हम यहां सब्सटीट्यूट कर ले बच्चों, तब देखो माइनस ई तो कैंसिल हो जा रहा है, ई इंड्यूस्ड वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो आई कैन राइट ई इंड्यूस्ड वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि अगर कोई भी कंडक्टर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में ईएमएफ निकालना है, या प्रैक्टिकल सेंस में बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, dV इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मल्टीप्लाइड बाय जितना हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो अगर हम बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर के बराबर कर रहे हैं, तो उसके एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को यहाँ लिखने के लिए हम बोल देते हैं EMF है जो उसके अक्रॉस DE, that will be equal to minus of E induced dot dl vector। अब यहां से induced की वैल्यू यहां पे लिख लो, तो I can write DE, small change in the EMF across a very small element, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है। जैसे मुझे मान लो इसी कंडक्टर के दो पॉइंट लेने हो, पॉइंट नंबर A एंड पॉइंट नंबर B, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग हो रही है,
और इस ज्वाइनिंग लाइन पे चलते हुए जाऊं तो ए एंड बी के बीच में मुझे ईएमएफ लिखना होगा। तो मैं डायरेक्टली ना करके अगर ऐसे चले जाऊं कि बीच के एक छोटे से रास्ते डी एल वेक्टर के अक्रॉस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस छोटा सा ईएमएफ डी ई, उसकी वैल्यू लिखूंगा तो डी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंड्यूस्ड वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, राइट, minus of E induced. So these two minuses will get cancelled away. V vector cross B vector, and we have to take dot with DL vector. ये एक जनरल रिजल्ट बच्चों आ गया. This is a general result, and now in the next part we will make a formula out of this general result for special cases. ठीक है. So next part is a special case when magnetic field B is, let's say, uniform, motion is pure translational motion, pure translational motion. What do we mean by pure translational motion? Pure translational motion means every point of this conductor is moving with the same velocity. Every point of this conductor is actually moving with the same velocity. Let's say that V vector, let us say we have a conducting rod of length L, and that rod is perpendicular to the direction of motion. So we are making a very specific case, और उस स्पेसिफिक केस के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है. और इस केस में देखो बच्चों हो क्या रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म टुवर्ड्स द राइट, एंड द लेंथ is perpendicular to the velocity. So we can say that length is perpendicular to velocity, and these both of these two are actually perpendicular to magnetic field. तो ये तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे हो गए ना, x y z जैसे. वेलोसिटी वेक्टर x डायरेक्शन में आ गया, लेंथ को वेक्टर ले लेते ऊपर तो y डायरेक्शन में आ जाता, और ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस z डायरेक्शन में है तो x y z जैसा बात हो गया. All of these three quantities are actually perpendicular to each other. Magnetic field is perpendicular to velocity vector, which is also perpendicular to length vector. अगर इसको हम बोले तो ये वाला स्पेशल केस है. और इस केस में अगर मैं कोई दो छोटे से पॉइंट के बीच में EMF निकालता DE, तो that DE would have been equal to V vector क्रॉस बी वेक्टर, और इसका डॉट हम ले लें किसके साथ, डी एल वेक्टर के साथ. तो देखो V वेक्टर राइट में है, B वेक्टर जो है अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B की वैल्यू कितनी होगी, बीच का एंगल 90 है तो VB साइन 90 है ना. V इंटू बी डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. तो A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालना बच्चों आप लोग जानते हैं, राइट हैंड पहले फिंगर्स कर लीजिए, पहले वाली क्वांटिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन में इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो V क्रॉस B अंदर की तरफ कर्ल कीजिए राइट हैंड के फिंगर्स को. द डायरेक्शन ऑफ थंब विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. तो ऊपर की तरफ V क्रॉस B है, और ध्यान से देखो तो हमारा एलिमेंट भी, ये छोटा सा एलिमेंट का जो वेक्टर था ये भी ऊपर की तरफ था, DL वेक्टर भी ऊपर की तरफ था. दैट मीन्स V क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन DL के डायरेक्शन के साथ है. तो जब डॉट कर रहा हूँ तो फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो आई कैन जस्ट राइट DE इक्वल टू VB इंटू DL. अब ये तो आया बहुत छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस EMF. अगर मुझे पूरे रॉड के अक्रॉस EMF निकालना तो ऐसे छोटे छोटे EMFs को आई नीड टू जस्ट ऐड इट अप, जोड़ जोड़ के पूरे इनके एंड पॉइंट्स के अक्रॉस में EMF निकाल दूंगा. तो EMF अक्रॉस पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट DE, which will be
इक्वल टू वी बी इंटू डीएल का इंटीग्रेशन, और छोटे छोटे लेंथ्स को आप ऐड कर रहे हो, डीएल का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, छोटे छोटे लेंथ को ऐड करोगे तो टोटल लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो ईएमएफ अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी विल बी इक्वल टू BVL। ध्यान रखना है ये केस, ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इस केस में ये भी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट शुड बी जीरो, दैट मीन्स द बॉडी, द कंडक्टिंग बॉडी हैज टू मूव इन अ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल फैशन में इसको मूव करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक चीज यहां पे मिसलीडिंग हो सकता है कि ये रॉड के क्रॉस ही निकालना हो। व्हाट इफ आई हैड ए कंडक्टर शेप्ड लाइक दैट एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सिमिलर केस, और अब मुझे यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए बी, इसके क्रॉस निकालना होता, बीच में लेंथ एल होती, तब भी मैं बोल सकता था कि ए एंड बी के बीच का ईएमएफ इतना ही होगा। कोई भी दो पॉइंट चूज करूंगा, उनको ज्वाइन करूंगा, और उसका अगर मुझे निकालना है ईएमएफ उसके क्रॉस, तो उस लेंथ का एक कंपोनेंट ले लूंगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड दैट लेंथ विल सर्व एज द वैल्यू ऑफ एल इन दिस फॉर्मूला, राइट। अब इसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं एक बार हम लोग गॉस लॉ के यूज से भी। गॉस लॉ के यूज से अभी हम लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डेरिवेशन दिखी, which looks somewhat mathematically heavy. Now let us derive the same expression using the Faraday's laws of EMI, right? तो ये मान लो हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स हैं, और इस जगह पे हर जगह देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है B और डायरेक्शन है अंदर की तरफ। Let us say we have a conducting rod here which is sliding on these rails. इस रेल के ऊपर जो ये मैंने इस तरह का शेप बनाया है, ये लंबी सी रेल्स हैं, इनके ऊपर ये रॉड मान लो PQ जिसकी लेंथ है L, इट इज स्लाइडिंग, ऐसे स्लाइड कर रहा है और V वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। मुझे अब भी दिखाना है कि ये जो ईएमएफ आएगा इस P एंड Q पॉइंट के बीच में वो BVL के बराबर होना चाहिए। तो द सेकेंड मेथड आई कैन यूज हियर, लेट अस से किसी टाइम पे ये वाली डिस्टेंस इसके इधर वाले पॉइंट से इस रॉड की डिस्टेंस हो चुकी है x, और यहाँ पे अंदर का एक क्लोज लूप मैं कंसिडर करता हूँ। ये अंदर वाले पार्ट में जो पूरा रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है, इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप को मैं कंसिडर करूं तो आई कैन राइट द फ्लक्स इनसाइड दैट लूप टू बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B, area is length into width, so length is this much x, width is this much L, so x times L, that is equal to phi. Now the EMF induced in this loop should be equal to d phi by dt. Is that correct? It should be equal to d phi by dt. यहां पे देखो बच्चों, B और L ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, BL। बेसिकली हमें dx by dt निकालना रहेगा। x क्या है? अगर यहां पे मैं ओरिजिन लेता हूं तो x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस रॉड, और x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे सॉरी dt लिखना था, x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज जो हो जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। और ये रॉड तो दिख ही रहा है कि x एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू v, सो BVL। इस तरीके से भी आप डेरिवेशन कर सकते हो। सिंपल, आपको जल्दी से रिजल्ट मिल गया। एग्जाम में पूछा जाए कि मोशनल ईएमएफ कितना होता है इन ए कंडक्टिंग रॉड विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड सो ऑन, तो आप ये वाली डेरिवेशन भी करके आ रह सकते हो, इससे भी वही चीज मिलेगी। बट आई वांट टू एम्फसाइज वन मोर पॉइंट
कि हमने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल दिया कि रॉड के एंड पॉइंट्स जो है ना पी एंड क्यू, इनके बीच में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब कौन सा ईएमएफ आ गया, इसका मतलब एक तरह से बैटरी लग गई इनके बीच में, ठीक है ना। ईएमएफ आ गया, इसका मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि देयर इज अ बैटरी इन दिस पार्ट ऑफ द रॉड, बट उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर रखें और नेगेटिव टर्मिनल किधर रखें, ये पार्ट भी हमें सोचना चाहिए कि पॉजिटिव किधर रखें और नेगेटिव किधर रखें। तो उसके लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट ईएमएफ इंक्रीजेस in the direction of V cross B. V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जैसे इस वाले केस में हम देखते हैं तो वेलोसिटी राइट में थी, B अंदर की तरफ था, तो V क्रॉस B कैसे आ गया, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ईएमएफ इंक्रीज होता है पॉजिटिव टर्मिनल उधर होता है। तो अगर मैं यही रॉड बोलूं कि ये वाली रॉड है PQ हमारे पास, जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में राइट की तरफ जा रही है, तो इसमें ऊपर की तरफ हमारा होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल जिसको बोल सकते हैं, और नीचे की तरफ हमारा होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो बेसिकली potential of point P minus potential of point Q must be equal to BVL, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों, या एक केस और अभी हम लोग कर लेते हैं मोशनल ईएमएफ का, एक केस पहले खत्म करके इसको फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। दैट केस इज जब अभी हमने पढ़ा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मोशनल ईएमएफ कितना आता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा हो तब कितना होगा। केस इज अगेन स्पेसिफिक, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, magnetic field is uniform and perpendicular to the plane of this motion, and also angular velocity is uniform. अब मान लो एक रॉड ले लो जिसके एक एंड पॉइंट के अबाउट, इस वाले एंड पॉइंट के अबाउट लेट से ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब हमें इस दूसरे एंड पॉइंट और इस वाले एंड पॉइंट के बीच में ईएमएफ मान लो मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं, लेंथ रॉड का गिवन अगेन L, तो अब मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी जब देखोगे तो वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग आएगी। ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेफ्ट की डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इसकी और कम होगी। अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे चला जाऊँ, ठीक है, या x डिस्टेंस पे चले जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता वेदर आई एम कॉलिंग दिस r और x, इट डज नॉट मैटर। अगर ये लेंथ x हो गई तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन से आपने पढ़ा वेलोसिटी v इक्वल टू रेडियस टाइम्स ओमेगा, और ये वाला पॉइंट इज मूविंग विद रेडियस x, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, x इंटू ओमेगा के बराबर। वेलोसिटी v इज इक्वल टू x ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है बट x चेंज होते जा रहा है, तो दूर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वो वेलोसिटी पॉइंट्स की बढ़ती जा रही है। अब इस जगह पे इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऊपर की तरफ, x डायरेक्शन में जाके छोटा एलिमेंट को हम हमेशा कैसे लेते हैं कैलकुलस में, dx। अब इस dx लेंथ के एलिमेंट के अक्रॉस अगर मैं d लिखना चाहूं, देन आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड इन द अर्लियर केस प्योर ट्रांसलेशन में। क्यों, क्योंकि ये तो इतना छोटा सा पार्ट है कि इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो कि सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी x ओमेगा। तो अब मैं सीधा BVL वाला फॉर्मूला लगा दूं, b वेलोसिटी v इंटू लेंथ dx। v की जगह यहां पे लिख सकता हूं मैं x ओमेगा, तो b ओमेगा x dx। ये तो आया EMF across this very small element. Now I want to calculate the total EMF across this rod,
तो ऐसे जितने एलिमेंट है सबके अक्रॉस ईएमएफ को ऐड करते जाऊंगा एंड दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड इंटीग्रेशन। लिमिट्स यहाँ पे लगा दोगे तो जो सबसे पहला एलिमेंट छोटा लोगे वो यहीं पे ले रहे होगे जब x की वैल्यू कितनी थी 0। सबसे आखिरी वाला एलिमेंट कहाँ पे ले रहे होगे, इस वाले पॉइंट पे ले रहे होगे जब x की वैल्यू कितनी है कैपिटल L। तो अब देख लो x का इंटीग्रेशन विल बिकम x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 b ओमेगा L square is equal to EMF. So always remember that this formula is for EMF across 2 points where one point is actually the axis of rotation and another point is actually the end point of this rod या जो भी कंडक्टर है। जिस पॉइंट के अक्रॉस ईएमएफ निकाल रहे हैं उनमें से एक पॉइंट शुड बी दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरा पॉइंट जो है उसकी जो डिस्टेंस है पहले वाले से, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली एल इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब जो है प्रॉब्लम्स बच्चों करते हैं, इस पे पढ़िए इसे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। काम की चीजों को लिखते जाएं। वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द वेस्ट, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, तो इधर की तरफ वेलोसिटी है 1800 किलोमीटर पर आवर, विच ट्रांसलेट्स इनटू मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे इसको, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 5/18 करोगे तो आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ दिस। What is the voltage difference developed between the ends of the wings having a span of 25 meter if the Earth's magnetic field at the location has magnitude of this much and the dip angle is 30 degree? Now let's come back to what is the dip angle. Dip angle is the angle with the horizontal angle of net magnetic field with the horizontal. So this is the direction of net Earth's magnetic field, that is making an angle 30 degree with the horizontal, right? And this plane is moving towards left direction, right? इस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है बच्चों, उसके विंग्स ऐसे ऐसे होंगे, इस तरह से होंगे विंग्स। ठीक है, तो विंग्स इधर है और विंग्स के एंड पॉइंट के बीच की लेंथ जो है दैट इज 25 मीटर। ये हो गया। अब उस उनके एंड पॉइंट्स के बीच में हमें ईएमएफ निकालना है। तो जब ईएमएफ निकालने के लिए हम BVL वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द क्वांटिटीज शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी देखो इधर की तरफ है, लेंथ कैसी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी एंड लेंथ आर एक्चुअली परपेंडिकुलर, ये तो काम हो गया। बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। वेलोसिटी और लेंथ वाला प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें लगानी है फॉर्मूला यूज करने में। तो वी शुड जस्ट डिटरमाइन द component of this magnetic field which is vertical magnetic field, and that should be equal to B sin 30 degree. Correct? Now the correct answer of this EMF E will be equal to B vertical, velocity V into length L. B vertical is B sin 30 degree, the value of B is this much, 5 into 10 raised to power minus 4 into 1/2 into velocity is 500 meter per second into length is 25 meter.
right? So we have these two going for 10 raised to power minus 2, making it 10 raised to power minus 2. Now we have 5 raised to the power 4, that will become 625, and 625 by 2 will be 312.5 into 10 raised to power minus 2 volt, or we can say this is equal to 3.125 volt. 3.125 वोल्ट। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। See this question. A 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis that is normal to the rod passing through it at one end. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. The constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. Correct? तो अब ये बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू मेक ए नीट एंड क्लीन डायग्राम। डायग्राम आप सही नहीं बनाओगे तो इसका मतलब आप सिचुएशन सही से समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कुछ चूक होने के चांसेस रहते हैं। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग अ फिजिक्स प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल एंड मेक अ नीट डायग्राम इफ इट इज नेसेसरी, राइट। तो अब जो है यहाँ पे बात करी थी उसने रिंग की। ये एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे रॉड का एक एंड है और रॉड का दूसरा एंड इस रिंग पे है। सो वी हैव अ रॉड लाइक दैट। ठीक है, रॉड की लेंथ जो है L गिवन है 1 मीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी F is given as 400 radian per second. radian per second. One end is at the axis or the center point. It is moving with angular velocity, let's say omega, and another end is touching this conducting rod. So we have to determine the EMF between any point of this rod and the center part of this rod, right? Any part of the ring and this part of the rod, right? Let's call this point A and let's call this point B. अब बच्चों मैं बोल सकता हूं कि रॉड का एंड पॉइंट जितने भी पोटेंशियल पे होगा, ये तो कंडक्टिंग रिंग है ना, प्योर कंडक्टर है, इसके क्रॉस तो EMF कुछ होगा नहीं। तो बेसिकली हमें A एंड B पॉइंट के बीच में EMF निकालना है, जिसको अभी हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला से पढ़ा है। तो अब डायरेक्ट फार्मूला में जो जो चीज़ यूज़ की आती है उनकी वैल्यूज यहाँ से निकाल लो। B इक्वल टू 0.5 टेस्ला है और हमारा आंसर जो होता है EMF अक्रॉस पॉइंट A एंड B दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते चले जाते हैं। 1/2 B की वैल्यू 0.5 है, अगेन वो भी 1/2 लिख सकते हो, इंटू L स्क्वायर, L की वैल्यू 1 है तो L का स्क्वायर हो गया, इंटू द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा को बोला जा रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट इसके आप यूनिट्स देखिए, है ना, इसके यूनिट्स देखिए, इसके यूनिट्स हैं रेडियन पर सेकेंड। तो जो टिपिकल सेंस में जब हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना F, तो फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ही होती है। वो उसने एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया, बट छुपा के
कहीं बच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट तो बताने पड़ेंगे। तो ये ओमेगा की वैल्यू को ही 400 रेडियन पर सेकेंड लेना है बच्चों। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वाला ओमेगा वाला पार्ट आ जाएगा कितना? 400। दैट मीन्स 400/4 इज 100 वोल्ट is EMF across those points। ठीक है।